सुप्रभातम छात्रों। आज अपन एक नई भाषा की शुरुआत करते हैं जिसे देववाणी कहा जाता है, जिसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, ये भाषा इन भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसको विश्व की प्राचीनतम भाषा भी कहा जा सकता है। अपने जो धार्मिक ग्रंथ, जो खजाना है, जिसे वेद धार्मिक ग्रंथ है, तो ये वेदों की रचना हो तो ये संस्कृत में लिखी गई है। अपने घर में कोई एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, यज्ञ होते हैं, तो उसमें भी एक मंत्रोच्चारण वगैरह होता है, वो संस्कृत भाषा में ही होता है। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में भी स्थान दिया गया है संस्कृत भाषा को। संस्कृत एक भाषा ही नहीं, संस्कृत एक संस्कृति भी है। संस्कृत हमें संस्कार सिखाती है, संस्कृत हमें आदर्श जीवन जीना सिखाती है। तो हम स्टूडेंट्स के लिए यह संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक सर्वोत्तम भाषा संस्कृत को माना जाता है। इस पर रिसर्च चल रहा है, नासा भी इस पर काम कर रहा है। तो संस्कृत एक आने वाले समय में एक इम्पोर्टेंट भाषा हो सकती है और कंप्यूटर में भी इसका यूज होने लगेगा। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की अपन बात करें, अब इसकी वर्णमाला लेते हैं। पहले वर्णमाला यानी कि इसमें वर्णमाला कैसे होती है। जैसे हिंदी में आपने अ से लेके गया तक की जो वर्णमाला पढ़ी थी, तो उसी प्रकार संस्कृत में भी वर्णमाला चलती है। वर्णमाला के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख में कोई टकराव न हो, कंपन न हो, कोई स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। और व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा स्वर 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, इंग्लिश में 5 होती है। तो इस 13 स्वर कौन कौन से होते हैं, इसको अपन लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये संस्कृत में 13 स्वर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये जो 13 स्वर जो होते हैं, इसमें ये वाला और ये वाला स्वर जो होता है ये एक्स्ट्रा है। यानी कि 11 तो पहले हिंदी में होते ही थे और प्लस 2 कौन से, ये 2 हो गए, तो कुल हो गए 13 स्वर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो अपन क से लेके ग तक जो चलाते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे ये क से अपन स्टार्ट करते हैं, क, ख, ग, घ। इसको ड नहीं बोलते, इसको अंग बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, इसमें सभी के पीछे हलंत। हलंत यानी हलंत का मतलब होता है कि कोई भी वर्ण है वो आधा है। जैसे अपन ये क लिखा तो ये क पूरा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क प्लस अ, तो ये क्या बन गया, ये क। तो यानी कि इसमें स्वर छिपा हुआ है, स्वर को अलग करेंगे तो ये इसके पीछे हलंत लगाना पड़ेगा। और एक विसर्ग जो होता है संस्कृत में, इसको अपन ह से उच्चारण करेंगे। जैसे बालक है और पीछे विसर्ग लगा तो क्या बोलेंगे, बालक ह। तो इस प्रकार से इसको अपन पढ़ेंगे। च, छ, ज, झ, य। हलंत सभी के पीछे लगा दो। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ढ, न। प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटू 5 25। ये 25 जो व्यंजन है, ठीक, इनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद तो चलते हैं य, र, ल, व और स, स, ह। ये जो चार वर्ण है इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और स, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये स, अब तीनों का उच्चारण तो एक तरीके से होता है स, लेकिन अब इसको अपने को जानना है कि इसका नाम स्पेशल क्या होता है। जैसे स, तो इसको कहेंगे तालव्य स। यह भी अपने को जानकारी होनी चाहिए कि तीनों स में डिफरेंस क्या है। इसको कहेंगे मूर्धन्य स और इसको कहेंगे दंत्य स। दंत्य स, ठीक है। तो ये कितने हो गए 25 और ये 8 33, ये 33 हो गए व्यंजन। फिर अपन कुछ संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन में जो लास्ट अपन देखते हैं छ, त्र और ज्ञ। ये जो छ बना है ये इसमें क व्यंजन प्लस स प्लस अ, इन दोनों के पीछे हलंत और पीछे ये स्वर आ गया। त्र में त प्लस र प्लस अ। अगर अपन अ नहीं लगाएंगे तो ये इसको हलंत हटा देंगे, हलंत लगाया इसलिए अ आएगा। और ज्ञ जो बनेगा ये ज प्लस य प्लस च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो आया। तो ज्ञ में कुछ स्टूडेंट ऐसे कर दिए ग और य, तो ये नहीं है, इसमें ज और य लगाया हुआ है। संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं। आपने हिंदी और इंग्लिश में 2 लिंग ही पढ़े होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं स्त्रीलिंग, और जो न पुरुष जाति का बोध करवाते हैं और न स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो क्या हो जाएंगे नपुंसकलिंग। जैसे मैं लेता हूं बालक, हिंदी में लिखते हैं तो इसको बालक ही लिखते हैं और इसके पीछे क्या लगाएंगे विसर्ग, तो बालकः ये क्या हो गया पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में अपन बालिका ले सकते हैं, और नपुंसकलिंग में किताब, किताब को संस्कृत में कहेंगे पुस्तकम। क्या हो गया ये पुस्तकम। अब अपन बात करते हैं वचन। इसमें वचन भी 3 होते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिंगुलर, प्लूरल, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे अपन ने शब्द लिया पुल्लिंग, इसी का बना दे बालक, तो एक वचन में क्या आएगा बालकः, द्विवचन हो गया तो बालकौ, और बहुवचन हो जाएगा तो बालका। इसका मतलब एक बालक, और इसका मतलब 2 बालक, और इसका अनेक बालक, 2 से ज्यादा। ये हो गया पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग लेते हैं,
स्त्रीलिंग बालिका यानी बालिका। एक बकरी जो होती है गॉड, गॉड को संस्कृत में अज्जा कहते हैं, तो वरना एक बकरी का बना देते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाएगी अज्जा। अज्जा यानी बकरी, अज्जा, अजे, अज्जा। इसका मतलब एक बकरी। अजय यानी दो बकरियां, और अज्जा बहुवचन हो गया यानी अनेक बकरियां। जब अपन बहुवचन बनाते हैं तो पीछे वाली जो दीर्घ मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है, बकरियां। एक नपुंसकलिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। नपुंसकलिंग में जैसे अपन ने किताब की बात की, किताब यानी पुस्तक, तो इसको कहेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसमें भी सेम प्रोसेस, पुस्तकम यानी एक किताब, दो किताबें, और पुस्तकानि बहुवचन है तो अनेक किताबें। तो इस प्रकार से विभिन्न शब्द रूप है, आगे धातु रूप भी आएंगे और सर्वनाम भी आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सर्वनाम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।